आज पढ़ेंगे हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट पढ़ने से पहले ये देखो कि भारत की जो न्यायपालिका है कैसी है, एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात एक पद सोपान बना है। यानी जिला स्तर पर सबसे छोटी अदालत कौन सी होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी दो भाग होते हैं, कौन से, एक सब ऑर्डिनरी कोर्ट का मतलब दो भाग, कौन कौन से, सब ऑर्डिनरी कोर्ट दो, कौन से, एक सेशन कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। सब ऑर्डिनरी कोर्ट के ऊपर प्रत्येक जिले में एक कोर्ट स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। यह है प्रोसेस, अपील करने का प्रोसेस। अगर किसी निर्णय को सबऑर्डिनेट द्वारा दिया गया तो उसके खिलाफ अपील कहाँ करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके खिलाफ कहाँ करोगे, और इसके खिलाफ। तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना। इसी सिस्टम को, ये भारत की क्या है, यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम। मतलब न्यायालय, मतलब न्याय की अंतिम पहुंच कहां पर मिलेगी आपको, सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ गई बात। ये पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ना है, हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट लिखो 214। इसकी स्टार्टिंग कहां से है, 214। जहां से गवर्नर के अध्यादेश की शक्ति खत्म हो रही है, उसके अगली पॉइंट से क्या शुरू होगा, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। लिखो अनुच्छेद 214। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु अनुच्छेद 231 का प्रयोग करके संसद एक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या एक, दो या दो से अधिक संघ शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। किस अनुच्छेद के द्वारा, 231 के द्वारा। और इसी 231 का प्रयोग करते हुए संसद ने कुछ उच्च न्यायालय स्थापित किया। कौन कौन से, जैसे ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। इस चंडीगढ़ हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन 3 राज्यों तक विस्तारित है। कौन कौन से, पहला खुद चंडीगढ़ हो गया, है ना, दूसरा पंजाब हो गया, और तीसरा हरियाणा हो गया। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के तहत कितने ज्यूरिडिक्शन के तहत कितने क्षेत्र हैं, 3। कौन कौन से, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। इसी तरह से एक है मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट में कितने राज्यों का ज्यूरिडिक्शन आता है, 3। कौन कौन सा, महाराष्ट्र, गोवा और तीसरा दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। ये पहले दोनों अलग अलग थे, अब क्या कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, इसी तरह से एक है कोची हाई कोर्ट। कोची हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कितने राज्यों में है, केरला और लक्षद्वीप। ठीक है, कोची हाई कोर्ट। इसी तरह से एक कोलकाता हाई कोर्ट। इसमें कौन कौन आता है, तमिलनाडु और कोलकाता नहीं, कौन कौन सा, क्या था, चेन्नई हाई कोर्ट ना, हाँ ओके, चेन्नई हाई कोर्ट। चेन्नई हाई कोर्ट में कितने क्षेत्र हैं, एक है तमिलनाडु और दूसरा पौंडीचेरी, है ना। इसी तरह से गुवाहाटी हाई कोर्ट है। इसके क्षेत्र में कौन कौन राज्य आएंगे, पहला आसाम, दूसरा नागालैंड, तीसरा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चौथा मिजोरम।
2013 से पहले इस गुवाहाटी हाई कोर्ट में कितने राज्य थे? 7। 4 राज्य तो हैं और 3 राज्यों ने अपना अलग हाई कोर्ट स्थापित कर लिया। वो कौन कौन से हैं? 2013 में कितने राज्य जुड़े? त्रिपुरा, जिसका हाई कोर्ट अलग हो गया, और मेघालय, जिसका हाई कोर्ट अलग हो गया, और तीसरा मणिपुर, जिसका हाई कोर्ट अलग हो गया। तो संसद के पास 231 के द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई कि वह एक राज्य से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकेगा, और उसने किया। ठीक है। 215 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 215 कह रहा है कि हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड कोड होगा जिसके द्वारा दिए गए निर्णय साक्ष्य मूलक होंगे, और यदि उस राज्य में स्थित कोई अन्य न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध या खिलाफ जाकर कोई भी बयान कर रहा है या निर्णय दे रहा है, तो यह माना जाएगा कि उस न्यायालय ने उस हाई कोर्ट की क्या की? अवमानना की। ठीक। और उस अवमानना के लिए हाई कोर्ट का जज किसी भी प्रकार की सजा आपको दे सकता है। अवमानना की परिभाषा कहाँ दी गई? इसकी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई। न्यायालय इसको अवमानना को परिभाषित करने के लिए संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम क्या है? न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के 70 है, 70 है ना, 1970। और इसके तहत परिभाषित करते हुए अवमानना को 2 प्रकार में बांट दिया। पहली कौन सी है? नागरिक अवमानना, और दूसरी आपराधिक अवमानना। नागरिक अवमानना का मतलब है कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी भी डिसीजन के खिलाफ किसी अन्य कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो क्या कहा जाएगा? कि उस अन्य न्यायालय ने हाई कोर्ट की नागरिक अवमानना की। आपराधिक अवमानना के तहत यदि उसके कार्य में आप बाधा डाल रहे हैं, उसकी निर्णय में बाधा डाल रहे हैं, तो उसको क्या करेगा? कि आपने आपराधिक अवमानना की है। बात समझ में आ गई? देखो, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय किसी भी राज्य में स्थित हाई कोर्ट में तथा जिले में स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा ना, है ना? यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय संपूर्ण भारत में स्थित कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी न्यायालय है, तो उसके द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना क्या होगा? बाध्य होगा। ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट भी एक रिकॉर्ड कोर्ट है कि नहीं है? ये मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक, कहां पे स्थित है इलाहाबाद हाई कोर्ट? यूपी में। तो यूपी में स्थित कोई भी कोर्ट हो या कोई भी ट्रिब्यूनल हो, सभी कोर्ट और सभी ट्रिब्यूनल को यूपी में जो हैं, उन सभी को हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को मानना क्या हो जाएगा? बाध्य हो जाएगा। तो जैसे केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही राज्यों में हाई कोर्ट। समझ में आ गई बात? 216 क्या कह रहा है? बताओ। हाई कोर्ट का जजों की योग्यता। योग्यता क्या है हाई कोर्ट के जज की? किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज कब बनाया जाएगा? जब वो 3 शर्तों में से कोई 2 शर्त पूरी करे। पहला, भारत का नागरिक, यह तो कंपलसरी है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। दूसरी शर्त क्या है? वह 10 वर्ष तक एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। तीसरी शर्त क्या है? अगर यह पूरी नहीं हो रही तो तीसरी शर्त क्या? वह 10 वर्ष तक राज्य सरकार या संघ सरकार के अधीन न्यायिक सेवा में कार्य कर चुका हो। किस में कार्य कर चुका हो? यानी 10 वर्ष तक वकील बन चुका हो, काम कर चुका हो, या जुडिशियल सर्विस में 10 वर्ष तक अपना अनुभव दिखा चुका हो। ये जुडिशियल सर्विस क्या होती है? कौन सी सर्विस है जुडिशियल सर्विस? पीसीएस। जैसे
प्रत्येक राज्य न्यायिक सेवा में भर्ती कराने के लिए कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराता है? प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशरी। इसी तरह से एक केंद्र स्तर पर होता है, कौन सा? HJS, हायर जुडिशरी सर्विस। ये हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है। कौन कराता है? हाई कोर्ट। अगर इसके थ्रू आप सबऑर्डिनेटेड कोर्ट में जज हैं और 10 वर्ष काम कर चुके हो गए तो आपको कहां बना दिया जाएगा? आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। नहीं बनाया नहीं जाएगा, बन सकते हैं। योग्यता पूरी हो गई, बनना ना बनना किसका काम होता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह से किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनाएगा? ऐसे मत बोलो भाई, कॉलेजियम। हाँ, और HJS अगर आप हाई कोर्ट द्वारा जो हर 1 साल या 2 साल में पेपर होता है उसको पास करके और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के रूप में काम कर चुके कितने वर्ष? 10 वर्ष, तब आपको हाई कोर्ट में जज बनाने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। ठीक है। 222 अनुच्छेद ये क्या कह रहा है? किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर, यानी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कराना है। कहां से? मान लो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है और मिस्टर एक्स यहां पर जज है, ठीक है। इनका ट्रांसफर करना है कहां पर? मुंबई हाई कोर्ट। ये ट्रांसफर करेगा कौन? ट्रांसफर कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी सलाह पर? इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से तथा जहां जिसका ट्रांसफर हो रहा है उसके मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। इनकी परामर्श लेगा दोनों का, और जैसे ही परामर्श में स्वीकृति दे दी, मिस्टर एक्स का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहां हो जाएगा? मुंबई हाई कोर्ट। कौन कर रहा है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। पूछा जाएगा कि किसी भी न्यायाधीश को ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन कौन है? राष्ट्रपति या CJI? और किसकी सलाह से? यहां पे राष्ट्रपति की सलाह नहीं है, यहां पे किसकी सलाह है? यहां पे 2 मुख्य न्यायाधीशों की सलाह है, जो जिस व्यक्ति का ट्रांसफर जिस कोर्ट से हो रहा है वहां का मुख्य न्यायाधीश और जहां हो रहा है वहां का मुख्य न्यायाधीश की दोनों का परामर्श अनिवार्य है। ठीक, पक्का? 223 प्रमोशन। देखो, ट्रांसफर हमेशा क्या होता है? ये एक वो है, पनिशमेंट होता है। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से पटक के कहां भेज दिया गया? नहीं, प्रेशर CJI ने कह दिया तो जाना पड़ेगा, यही तो पनिशमेंट है। अब मान लो CJI की किसी से नहीं बनी, आंखों में खटक रहा है वो आदमी, उसको गोवा तो छोड़ो कहां भेज सकता? वो नॉर्थ ईस्ट भेज देगा, जाओ मिजोरम के हाई कोर्ट बनो जाके। ये पनिशमेंट होता है। ट्रांसफर करने का मतलब अच्छी चीज नहीं है। हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर ठीक नहीं है, यानी कहीं ना कहीं दोनों के बीच क्या है? विवाद है। हाँ, क्या? बिल्कुल पनिशमेंट है यार। जिंदगी भर यूपी में बिता दी, अब कहां भेज रहा हूं? कोच्चि हाई कोर्ट, बेहोश हो जाएगा वो। तो पनिशमेंट है, ट्रांसफर होना ठीक नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। 223 ये क्या कह रहा है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कहां पर? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यदि किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या है? अनुपस्थित है, बीमार है, असमर्थ है काम करने के लिए, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को, कहां के? हाई कोर्ट के सीनियर जज को क्या बना देगा? उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। किस रूप में? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और जैसे ही पुराना मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर बैठेगा, ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश फिर से क्या बन जाएंगे? परामर्श है, सलाह है, लेकिन करेगा CJI करेगा। ठीक है, 223 समझ में आ गया? 24 टू अपॉइंट एडिशनल जजेस। कहां पर? इन हाई कोर्ट। देखो क्या कह रहा है?
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एडिशनल को अवर। अवर न्यायाधीश की नियुक्ति कहां पर? हाई कोर्ट में। देखो, जब किसी हाई कोर्ट में अचानक से कार्य ज्यादा बढ़ जाए या अस्थायी काम को निपटाना हो, तो उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को एडिशनल जज के रूप में काम करवा सकता है। शर्त क्या है? शर्त क्या है? कार्य की अधिकता या ओवरलोड। किसका? काम का। और ऐसा व्यक्ति जो अवर न्यायाधीश के रूप में बनेगा, उसकी अधिकतम समय सीमा कितनी है? 2 वर्ष। घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि अवर न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कि अवर न्यायाधीश अधिकतम कितने समय तक हाई कोर्ट का जज के रूप में काम करेगा? अधिकतम। इससे ज्यादा अवर न्यायाधीश काम नहीं कर पाएगा। यह शर्त लिखी कहां पर? 224। समझ में आ गई बात? पक्का? चलो, सुप्रीम हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाएगा? है? राष्ट्रपति। जो नियुक्त करता है वही राष्ट्रपति। ठीक है। कितने साल बैठेंगे? हाई कोर्ट का जज की अधिकतम समय सीमा कितनी है जज के रूप में काम करने की? 62। हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 और सुप्रीम कोर्ट के 65। ठीक। क्या 62 वर्ष से पहले भी हाई कोर्ट का जज अपना स्थान रिक्त कर सकता है? क्या क्या कारण? बिल्कुल, या तो हो जाए डेथ या रिजाइन कर दे। रिजाइन किसको करेगा? जो नियुक्त कर रहा है उसी को रिजाइन मिलेगा। तुम आईएएस बन गए, तुम्हें नियुक्त कौन करेगा? अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा? तो रिजाइन किसको करोगे? समझ आई बात? या साबित कदाचार या असमर्थता। घूस लेते पकड़ लिए गए या असमर्थ है, तो ऐसी वजहों से किसी भी हाई कोर्ट के जज को वैकेंट किया जा सकता है। ठीक है। ये हो गया, कोई नया आ गया। ये हो गया, कोई नया आ गया। ये प्रूव करने के लिए, साबित कदाचार या असमर्थता प्रूव करने के लिए किस अनुच्छेद ने आपको सहूलियत दी है? किस अनुच्छेद में साबित कदाचार और असमर्थता लिखा है? 124 का 4। 124 का 4 बता रहा है कि किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। बस इतनी लिखा है। लेकिन साबित कदाचार असमर्थता है क्या? इसकी प्रक्रिया क्या है? कैसे हटाओगे? बस ये लगा दिया, हटा दोगे? प्रक्रिया क्या, प्रोसेस क्या है किसी भी न्यायाधीश को हटाने का? इसका उल्लेख नहीं था। संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित किया और इस अधिनियम में बताया कि किस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाया जा सकेगा। ले आए? तो दोनों को साथ पढ़ना है। किसको? 124(4) एंड जजेस इंक्वायरी एक्ट। इन दोनों को जब साथ लेके पढ़ोगे तभी किसी न्यायाधीश को पद से हटाने वाला प्रोसेस समझ पाओगे। ठीक। प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? किसी भी जज को हटाने वाला प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाएगा पहली बार? किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा। अगर लोकसभा में पहली बार प्रस्ताव आ रहा है तो कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों का लिखित सूचना 14 दिन पूर्व उस सदन के अध्यक्ष को देनी पड़ेगी। कितने? यदि लोकसभा में प्रस्ताव आया है तो 100 सदस्यों का लिखित सूचना 14 दिन पूर्व आप किसको देंगे? उस सदन के अध्यक्ष को। यदि राज्यसभा में आया तो कम से कम 50 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर सहित सूचना आप किसको देंगे? राज्यसभा के सभापति। कितने दिन पूर्व? सेम कंडीशन, 14 दिन पूर्व। ठीक। जैसे ही सूचना दी, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उस प्रस्ताव को तकनीकी आधार पर निरस्त कर सकता है।
ये याद रखना। आधार क्या होना चाहिए? तकनीक आधार। वो टेक्निकल इशू बताकर कहेगा नहीं हम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, प्रस्ताव क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आगे बात समझे। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तब लाया कहाँ गया? पहली बार लोकसभा में। लोकसभा के स्पीकर ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तब क्या होगा? तब लोकसभा अध्यक्ष एक जांच कमेटी का गठन करेगा। किसका? एक जांच कमेटी का गठन। यह जांच कमेटी क्या करेगी? यह जांच कमेटी इस चीज का अध्ययन करेगी कि लगाया गया जो आधार है वो सही है या गलत है। इस जांच कमेटी में कितने लोग होंगे? 3 लोग। कौन कौन? सीजीआई या एक सीनियर जज। कहां का? सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा एक पारंगत विधिवेत्ता, नॉलेजेबल लॉ पर्सन। ये 3 लोग एक जांच कमेटी में होंगे और ये जांच करेगी किसका? कि जो आधार लगाया गया है न्यायाधीश के ऊपर वो ठीक है या गलत। अगर आधार पाया गया गलत तो प्रस्ताव वहीं पर कैंसिल। यदि जांच की और जांच करने के बाद आधार सही पाया तो ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगी? ये जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट उस लोकसभा के स्पीकर को सौंप देगी। अब जैसे ही लोकसभा स्पीकर के पास रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को वह सदन के पटल पर रखेगा, हाँ या ना? और 2/3 विशेष बहुमत से पास कराना अनिवार्य होगा। यदि लोकसभा में वोटिंग हुई और वोटिंग के तहत विशेष बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो प्रस्ताव वहीं पर कैंसिल। वोटिंग हुई और 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पास कर दिया गया, कहां चला जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकती है, हाँ या ना? जैसे ही प्रस्ताव को अस्वीकार किया, प्रस्ताव क्या हो गया? कैंसिल। यदि प्रस्ताव को 2/3 विशेष बहुमत से पास किया गया तो कहां पहुंचेगा? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जैसे ही साइन करेगा, वह न्यायाधीश जिस पर यह आरोप लगा है साबित कदाचार या असमर्थता का, उसको अपने पद से इस्तीफा हटा दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? यह है किसकी प्रोसेस? ये किसी भी न्यायाधीश को हटाने का प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत भारत में कितने पदों के लिए, कितने पदों पर बैठे व्यक्ति को हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजेस। दूसरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजेस, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनको भी इसी आधार पर हटाया जाएगा, 124(4) और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यह 4 पद ऐसे हैं जिनको हटाने का आधार बिल्कुल सेम है, जिनको हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। समझ में आ गई बात? ये रट लेना। साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर भारतीय संविधान में कितने पदों को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, याद रखोगे? चलो, ये थी बातें। अब आ जाओ अनुच्छेद 226, इंपॉर्टेंट। किसका? हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। तो बताओ सुप्रीम कोर्ट के कितने क्षेत्राधिकार थे? 3। कौन से? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अंतिम अपील। क्या होता है? अपीली क्षेत्राधिकार, बोलो ना। और तीसरा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ये 3 क्षेत्राधिकार किसको प्राप्त है? उसी तरह से हाई कोर्ट को भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। कौन कौन से? इनका भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, और ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है।
ये हाई कोर्ट को प्राप्त नहीं है। यानी यहां पर शक्ति किसकी ज्यादा दिख रही है? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 क्षेत्राधिकार, लेकिन हाई कोर्ट के पास 2। यानी यहां पर पलड़ा किस तरफ भारी है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ, है ना। लेकिन जैसे ही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के मामले में हाई कोर्ट का पलड़ा भारी है और सुप्रीम कोर्ट का पलड़ा हल्का है। कैसे समझेंगे? सुप्रीम कोर्ट प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत कैसी सुनवाई करता है? तुलना करोगे तो याद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? परिसंघी प्रकृति के विषयों की सुनवाई। ये परिसंघी प्रकृति के विषय क्या हैं? यदि केंद्र और स्टेट के मध्य क्या हो जाए? विवाद। जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो विवाद हुए थे। कौन सा विवाद है जो केंद्र और राज्यों के मध्य हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने आगे आते हुए एक मतलब निर्णय दिया था? कौन सा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये कब आया? 2008। और इसमें संशोधन कब हुआ? 2019। क्या संशोधन था? कि जो भी अर्धसैनिक बल हैं वो किसी भी राज्य में बिना राज्य की अनुमति के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसकर किसी भी घर की तलाशी कर सकते हैं, कहीं भी रेड डाल सकते हैं और किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे संदेह के आधार पर। यह मामला चल रहा था। जैसे संशोधन हुआ, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस मामले को कहां पहुंचा दिया? सुप्रीम कोर्ट। मामला किससे संबंधित था? परिसंघी प्रगति। कहां जाना था? सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या निर्णय दिया? कि राज्य की शक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत की एकता और अखंडता है। इस एक्ट में जो संशोधन किया गया है वो राज्यों की शक्ति को कम करने का प्रयास नहीं है, बल्कि भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने का प्रयास है। अतः जो संशोधन है वो क्या है? तो परिसंघी प्रकृति के विषय की अंतिम सुनवाई करने का अधिकार किसके पास? ठीक। दूसरा क्या था इसी में सुप्रीम कोर्ट का, जिसे समवर्ती क्षेत्राधिकार कह रहे हैं, कॉन्करेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इसके तहत क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? फंडामेंटल राइट की, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया तो आप डायरेक्ट कहां चले जाएंगे? किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। वैसे ही ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट क्या कह रहा है? कि जैसे ही आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया, आप डायरेक्ट अनुच्छेद 226 के तहत कहां चले जाएंगे? हाई कोर्ट। यानी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों बराबर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अब हाई कोर्ट बड़ा कैसे हो गया? तो दिमाग लगाओ। हमने बोला ना कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हाई कोर्ट का पल्ला भारी है। अभी तक तो भारी नहीं लगा। भारी कहां पर होगा? रिट सुनो, रिट। किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती कि नहीं करती? कितने प्रकार की रिट है? देयर आर 5 रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी? पहला, अधिकार परीक्षा, समझते रहना। दूसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तीसरा, उत्प्रेषण। चौथा, प्रतिषेध। और पांचवा, परमादेश। तो किसी भी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इन 5 रिटों में से कोई एक रिट जारी कर देगी। ठीक उसी प्रकार से हाई कोर्ट भी जारी कर देगी। कितनी रिटें? 1, 2, 3, 4, 5। तो ज्यूरिडिक्शन सेम है कि नहीं है? तो बड़ा कैसे हो गया हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन? समझो, अगर फंडामेंटल राइट के अलावा तुम्हारे कोई अधिकार है कि नहीं है? किसी फंडामेंटल राइट ही तुम्हारे अधिकार है। किसका? चलो, और नागरिकता का अधिकार। चलो और बताओ। बहुत बढ़िया, गुड। तो तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट के अलावा भी कौन सा राइट है? वोटिंग राइट। ये क्या फंडामेंटल राइट है? नहीं है। क्या, कौन सा राइट है ये आपका लीगल राइट है ना। यदि आपको किसी ने वोट देने से मना कर दिया
तो आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। लेकिन अधिकार तो छीना ना, तो कैसे जाओगे? नहीं जा सकते। हाई कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो उसके खिलाफ आप कहां जाओगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार फंडामेंटल राइट के अलावा किसी अन्य अधिकार में नहीं प्राप्त है। लेकिन हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के तहत आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन हुआ, चाहे वो आपका मूल अधिकार हो या ना हो, मूल अधिकार ना होने के बावजूद भी आपके अधिकार का उल्लंघन हुआ, आपको वोटिंग देने से मना कर दिया, तो क्या हो गया? आप अपनी पसंद का प्रतिनिधि नहीं चुन पाए, आपके किसी ना किसी अधिकार का हनन हुआ। वो हर अधिकार है कौन सा? लीगल राइट। इस लीगल राइट को दोबारा से क्या करने के लिए, दोबारा से स्थापित करने के लिए आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे? हाई कोर्ट का। अनुच्छेद किसके तहत? अब बताओ पल्ला भारी हुआ कि नहीं हुआ? तो हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट तब जाएंगे जब आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया, लेकिन हाई कोर्ट आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अलावा किसी भी अधिकार को वायलेट किया गया तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? पक्का? चलो, बाकी एक और है अपीली क्षेत्राधिकार। किसका? किसका? हाई कोर्ट का। ये कल करेंगे चर्चा, ठीक है? याद रखना, रिवीजन करके आओगे तभी समझ में आएगा। चलो जैसे बताओ सुप्रीम कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार क्या है? देखो, नहीं पढ़ोगे तो ये भी नहीं समझ में आएगा कि कैसे अलग है। अगर सुप्रीम कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार याद है तो तुम्हारे हाई कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार पकड़ लोगे, नहीं तो क्या है बताओ? कितनी शर्तों का पालन? अच्छा, अपीली क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का है कहां से कहां तक? 132 से हाँ, दीवानी फौजदारी मामलों में कैसे कैसे आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट? दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कितने शर्तों का होना आवश्यक है? दो में से कोई एक। वो दो कौन सी है? एक तो सुप्रीम कोर्ट को लगे इसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित है, यानी विधि का वास्तविक अर्थ क्या है ये कोई भी कोर्ट नहीं बता पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट किसी एक मामले को उठाएगा और बुलाएगा अपने पास और व्याख्या करते हुए विधि के बेंचमार्क रूप में स्थापित कर देगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी कोर्ट इसको संज्ञान में लेते हुए विधि का सारवान प्रश्न को निहित करते हुए कोई भी निर्णय दे पाए। दूसरा, हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि यह मामला हमारे बस की बात नहीं है, कृपया सुप्रीम कोर्ट जाएं। 134 ए। ये दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में की जाने वाली अपील के लिए शर्तें हैं। फौजदारी मामलों में कौन क्या है? पहले तो दो तो यही है जी। नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा, सुनवाई करते हुए निर्णय दे दिया और निर्णय में किसी व्यक्ति को दोष मुक्त साबित कर दिया, तो दोष मुक्त व्यक्ति के खिलाफ अपील कहां करोगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उसी मामले की सुनवाई की और व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए व्यक्ति को क्या दे दिया? मृत्युदंड की सजा दे दी। अपील जाने का अधिकार कहां हो गया? ये तीसरी शर्त है। चौथी क्या है? यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला लंबित है और लंबित मामले को हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाकर व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया तो कहां चले जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। इस मृत्युदंड के अलावा क्या कोई और सजा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? इसका प्रावधान पहले नहीं था। कब हुआ? आपराधिक अपीली विस्तार अधिनियम 1971 द्वारा इसको बढ़ा दिया गया और क्या किया गया? दो नई शर्तें जोड़ दी गई, पांचवी और छठी। क्या कहा गया? सेम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले की निर्णय दिया और निर्णय देते हुए व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा दे दी, तो इसके खिलाफ अपील कहां करोगे? हाई कोर्ट। सॉरी, दोष मुक्त कर दिया, कहां करोगे अपील? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने सुनवाई की और व्यक्ति को अपराधी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा दे दी। कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट। छठी शर्त क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला लंबित है, लंबित मामले को हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया और व्यक्ति को सजा देते हुए आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा दे दी। कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट। ये बात समझ आई? इसी तरह से अपीली क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का भी है। वो क्या है इसकी चर्चा कल की जाएगी, ठीक है?